इस स्त्री से डरो, यह स्त्री सब कुछ जानती है। यह स्त्री सब कुछ जानती है। पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में उससे पूछो। पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में। जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है। यंत्रणा गृहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में एक गीत। रहस्यमय है इस स्त्री की उलटबासियां, इन्हें समझो, इस स्त्री से डरो। भाषा में छिप जाना स्त्री का। ना जाने क्या सूझा एक दिन स्त्री को, खेल खेल में भागती हुई भाषा में समा गई, छिप कर बैठ गई। उस दिन तानाशाहों को नींद नहीं आई रात भर। उस दिन खेल न सके कविगण अग्निपिंड के मानिंद तपते शब्दों से। भाषा चुप रही सारी रात। रुद्र वीणा पर कोई प्रचंड राग बजता रहा। केवल बच्चे निर्भीक गलियों में खेलते रहे। अगली कविता है स्त्री का सोचना एकांत में। चैन की एक सांस लेने के लिए स्त्री अपने एकांत को बुलाती है। एकांत को छूती है स्त्री, संवाद करती है उससे, जीती है, पीती है उसको चुपचाप। एक दिन वह कुछ नहीं कहती अपने एकांत से, कोई भी कोशिश नहीं करती दुख बांटने की, बस सोचती है। जैसे ही वह सोचती है एकांत में, नतीजे तक पहुंचने से पहले ही खतरनाक घोषित कर दी जाती है। हॉकी खेलती लड़कियां। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही हैं हॉकी। खुश हैं लड़कियां, फिलहाल खेल रही हैं हॉकी। कोई डर नहीं। बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में साधे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती हैं। चूल्हे की आंच से, मूसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती हैं। वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह तकती हैं कि बेटियां आएं तो संतोषी माता की कथा सुनाएं और वे अपना व्रत तोड़ें। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहां भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे रोज की तरह, और इधर लड़कियां हैं कि हॉकी खेल रही हैं। लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार रही हैं, लड़कियां पास दे रही हैं, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही हैं। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही हैं, एक दूसरे को चूम रही हैं और हंस रही हैं। लड़कियां फाउल खेल रही हैं, लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे हंस रही हैं कि यह जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत हैं लड़कियां, हंस रही हैं रेफरी की चेतावनी पर। लड़कियां बारिश के बाद की नम घास पर फिसल रही हैं और गिर रही हैं और उठ रही हैं। वे लहरा रही हैं, चमक रही हैं और मैदान के अलग अलग कोनों में रह रह कर उमड़ घुमड़ रही हैं। वे चीख रही हैं, सीटी मार रही हैं और बिना रुके भाग रही हैं एक छोर से दूसरे छोर तक। उनकी पुष्ट टांगें चमक रही हैं नृत्य की लयबद्ध गति के साथ, और लड़कियां हैं कि निर्द्वंद निश्चिंत हैं, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी। इसी तरह खेलती रहती लड़कियां, निसंकोच, निर्भीक, दौड़ती, भागती और हंसती रहती इसी तरह, और हम देखते रहते उन्हें। पर शाम है कि होगी ही, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से,
और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेंगी घर। अगर ऐसा ना हो तो समय रुक जाएगा। इंद्र, मरुत, वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा। घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले आएंगे। बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोंटा पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी, किस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलच्छनी बेटी। बाबूजी चीखेंगे, सब तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है। घर फिर एक अंधेरे में डूब जाएगा। सब सो जाएंगे। लड़कियां घूरेंगी अंधेरे में, खटिया पर चित्त लेटी हुई अम्मा की लंबी सांसें सुनती, इंतजार करती हुई कि अभी वे आकर उनका सिर सहलाएंगी। सो जाएंगी लड़कियां और सपने में दौड़ती हुई बॉल के पीछे स्टिक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएंगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपट कर धरती पर गिर जाएंगी। अगली कविता है 7 भाइयों के बीच चंपा। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में छाया सी डोलती। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां अमरबेल बनकर उगी। झरबेरी के 7 कटीले झाड़ों के बीच चंपा अमरबेल बन सयानी हुई, फिर से घर आदम की। 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई, वहां एक नील कमल उगाया। जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई। देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई। उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई झमड़ कर। अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निस्संग चंपा मुस्कुराती पाई गई। अगली कविता है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। ये कविता गुरु प्रसंग में लिखी गई है और गुरु प्रसंग में मेरे पास 2 कविताएं हैं, लेकिन बस मैं एक कविता पढ़ रही हूं। गुरु ने कहा, पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना। गुरु ने कहा, पहली भिक्षा अन्न की लाना, गांव नगर के पास न जाना। लाई मैं कटिया के बाद झरे हुए दानों को खेतों से मांग कर, गौरैया बन दिन दिन भर चुनती रही, गुरु की भूख मिटाई। गुरु ने कहा, दूसरी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी पास न जाना। गुरु ने कहा, दूसरी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी पास न जाना। स्वाति नक्षत्र में बादलों से घिरी बूंदे पीती रही, सीपीपन बन संजोती रही, उसमें भीतर का नमक घुलता रहा। सारा खारापन उलीचती रही लगातार आत्मा से बाहर। कामना की सारी मिठास संजोकर गुरु की प्यास बुझाई। गुरु ने कहा, तीसरी भिक्षा नींद की लाना, सुख आराम के पास न जाना। गुरु ने कहा, तीसरी भिक्षा नींद की लाना, सुख आराम के पास न जाना। मखमल के गद्दे सी बिछ गई, कोहरे के फाहों से तकिया बनाया, आसमान का चंदोआ ताना, पलकों से पंखा झलती रही, गुरु को तुष्ट किया। गुरु ने कहा, चौथी भिक्षा में सेवा लाना, तर्क प्रश्न के पास न जाना। गुरु ने कहा, चौथी भिक्षा में सेवा लाना, तर्क प्रश्न के पास न जाना। आंख कान मूंद कर सोचना भी छोड़कर सेवा जो की गुरु की, तो ऐसी की कि तीनों लोकों के स्वामियों के सिंहासन हिल उठे।
देवों के हृदय में ईर्ष्याग्नि धधक उठी, गुरु को खुश किया। तब फिर गुरु ने कहा, अंतिम भिक्षा प्रेम की लाना, हृदय चीर कर उसे दिखाना। तब फिर गुरु ने कहा, अंतिम भिक्षा प्रेम की लाना, हृदय चीर कर उसे दिखाना। हे ईश्वर, यह कैसा अनर्थ, क्या छिपा न रह सकेगा यह मेरा एकमात्र रहस्य? गुरुवर, यह जो मैंने आपकी भूख प्यास मिटाई, सुख आराम की नींद दी, तन मन से सेवा की, यही तो है एक स्त्री का प्रेम एकनिष्ठ। गुरु लेकिन ताड़ चुके थे मेरा स्वांग, सदियों से जो छिपा रखी थी आखिरी उम्मीद और अपना अंतिम अमोघ अस्त्र भी, उसे छीनने के लिए गुरु झपटे। मुझे दबोच कर तेज चाकू से उन्होंने मेरी छाती चीर दी, पर जड़ी भूत हो गए वे परम आश्चर्य से वहां मेरा हृदय न पाकर। क्या थी वह सेवा, वह निष्ठा, वह लगन, वह श्रद्धा, आखिर क्या थी? त्रिया चरित्र नहीं जान सके गुरु, स्त्री को नहीं पहचान सके, प्रेम का स्वांग तो ताड़ गए पर प्रेम न पा सके गुरु। तड़पते रहे लगातार उसे पाने को, दीक्षा तो अधूरी रही मेरी लेकिन प्रतिशोध पूरा हुआ। तपस्या व्यर्थ हुई मेरी पर गुरु की भी, मुक्त नहीं हो सकी मैं पर गुरु भी संदेह की आग और प्यार की प्यास में जलते रहे, भुनते रहे, पकते रहे, सिंकते रहे, धुआंते रहे, झुलसते रहे और उनकी आत्मा राख होती रही। और तमाम सारी तरक्कियों के बावजूद दुनिया बद से बदतर होती रही। एक स्त्री पर ही केंद्रित एक कविता और सुनाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी कुछ नई कविताएं आपको सुनाऊंगी। कविता है गार्गी। गार्गी के बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि गार्गी एक विदुषी महिला थी और याज्ञवल्क ऋषि से उनका बहस चला था, जिस बहस में याज्ञवल्क मुनि जो है वो ऋषि परास्त हो गए और जब वो उनका कोई जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा कि मत जाओ गार्गी, प्रश्नों की सीमा से आगे, तुम्हारा सर कट कर लुढ़केगा ज़मीन पर। गार्गी यह कविता बहुत प्रासंगिक इसलिए भी है कि आज भी गार्गी है, बहुत सारी गार्गियाँ हैं और आज भी याज्ञवल्क जैसे ऋषि मुनि हैं। जब स्त्री अपनी सीमाओं को लांघने लगती है तो उनके सर को कलम कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। तो यह कविता है गार्गी। मत जाओ गार्गी, प्रश्नों की सीमा से आगे, तुम्हारा सिर कट कर लुढ़केगा ज़मीन पर। मत करो याज्ञवल्क्यों की अवमानना, मत उठाओ प्रश्न ब्रह्म सत्ता पर, वह पुरुष है। मत तोड़ो इन नियमों को, पुत्री बन पिता का प्यार लो, अंकशाइनी बनो फिर कोख में धारण करो पुरुष का अंश। मत रचो नया लोकाचार, मत जाओ प्रश्नों की सीमा से आगे। गार्गी तुम जलो रुपयों की खातिर, बिको बीमार बेटे की खातिर, नाचो इशारों पर। गार्गी तुम जरा स्मार्ट बनो, तहजीब सीखो, सीढ़ी बन जाओ हमारी तरक्की की। गार्गी तुम देवी हो, जीवन संगिनी हो, पतिव्रता हो गार्गी, पतिव्रता हो गार्गी तुम, हम अंधेरे अधूरे हैं तुम्हारे बिना। महान बनने में हमारी मदद करो, दुनिया को फतह करने में, आसमान तक चढ़ने में गार्गी तुम एक रस्सी बनो। त्याग तप की प्रतिमा हो तुम, सोचो परिवार का हित, अपने इस घर को संभालो। मत जाओ प्रश्नों की सीमा से आगे, तुम्हारा सिर कट कर लुढ़केगा जमीन पर। उम्र दराज मुसाफिर की चंद हिदायतें, चंद सलाहें। कविता और रिश्तों में कभी पैबंद साजी और रफूगिरी नहीं की जाती। कविता और रिश्तों में कभी पैबंद साजी और रफूगिरी नहीं की जाती, हृदय उड़ेल दिया जाता है। दूध और तेल की तरह नपना से नाप कर या तौल कर नहीं दिया जाता।
किसी से मिलने वाले प्यार व दोस्ती को दर्जी के फीते से नापा नहीं जाता। चौहद्दी तय करके सपने नहीं देखे जाते, उसूलों के सौदे नहीं किए जाते। ज़मीर से किए गए वादे कभी तोड़े नहीं जाते। पतंग की तरह डोर से बंधकर उड़ाने नहीं भरी जाती। पतंग की तरह डोर से बंधकर उड़ाने नहीं भरी जाती। विचार कभी छिपाए नहीं जाते। आंखें छलछला ही आए बेसाख्ता तो छिपाना नहीं, लेकिन अपने आंसुओं को हमेशा कविता और यादों की धरोहर मान बचाए रखना। भावुकता प्रकट करने और शब्दों के इस्तेमाल में किफ़ायतशारी बरतना और चाहे अनंत कष्ट उठा लेना। ड्रौर नर्क की यातना भी भुगत लेना, लेकिन विचारहीन उल्लास को अपना शरण लेना बनाना। खोए हुए प्यार, टूट चुकी दोस्तियों, बीत चुके दिनों और वापस लौट चुके हमसफरों की वापसी की प्रतीक्षा नहीं की जाती। जीत की गारंटी लेकर युद्ध नहीं लड़े जाते। खोजी यात्राओं के मुहूर्त नहीं निकलवाए जाते। जिंदगी की किताब की कभी जल्दसाजी नहीं की जाती। उम्र के दिन गिनकर नहीं बिताए जाते। मौत का इंतज़ार नहीं किया जाता। प्यार का हिसाब नहीं किया जाता। क्रांतियों का टाइम टेबल नहीं बनाया जाता। और अगली कविता है बारिश। हर बारिश जब बाहर होती है तो भीतर भी होती है। हर बारिश जब बाहर होती है तो भीतर भी होती है। जैसे बारिश मिट्टी को नम करती है, वैसे स्मृतियां भीतर के ज़मीन को नम करती हैं। बारिश एक बार फिर कागज़ की रंगीन कश्तियों और छातों की किसी चूती हुई टपरी में बैठकर पी गई अदरक वाली चाय और तीखी पकौड़ियों की कुछ विस्मृत कविताओं और कुछ पीछे छूट चुके लोगों और रिश्तों की याद लेकर आती है। बारिश कब्रिस्तान में उग आए जंगल झाड़ को भी रंग बिरंगे फूलों और फूटती कोपलों और नए पत्तों से भर देती है। लेकिन बहुत अधिक बारिश बाढ़ भी लाती है। स्मृतियों के बाढ़ से भी सावधान रहना जरूरी होता है। स्मृतियों के बाढ़ से भी सावधान रहना जरूरी होता है। हर मौसम की तासीर से वाकिफ होने के लिए बेहद ज़रूरी है जिंदगी की हर तासीर से वाकिफ होना। जीवित कविता की शर्तें। आलोचक नहीं, समय तय करता है कविता की अंतर्वस्तु और उपयोगिता। आलोचक नहीं, समय तय करता है कविता की अंतर्वस्तु और उपयोगिता। कविता लिखी जा सकती है छोटे छोटे रंगीन पंखों, हवा में उड़ते रुई के फाहों जैसे लगभग भारहीन ख्यालों, या पत्ते की नोक पर टिकी गिरने को उद्यत ओस की एक बूंद पर। और खदानों से निकले खनिजों, सागर में आते जहाज के दूर से दिखते मस्तूल, फसल कट चुके खेतों के उचाटपन, दर बदर होते लोगों और कहीं न दिखने वाली उम्मीद के बारे में, और लड़ाई के बाद युद्ध के मैदान की तस्वीर के बारे में भी कविता लिखी जा सकती है। नहीं दिखने वाली दुनिया और नहीं देखे गए सपने से लेकर बेहद मामूली ठोस और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बरती जाने वाली चीज़ों और अपरिचित लोगों को भी कविता में लाया जा सकता है। पर कविता में वह जादू तो होना ही चाहिए जो ज़िंदगी में नहीं है। जादू तो होना ही चाहिए जो ज़िंदगी में नहीं है, और ज़िंदगी जिस जादू से चमत्कृत और तरोताज़ा होना चाहती है। कविता में वह सपना तो होना ही चाहिए जिसे लोग भूल चुके हैं, वह उम्मीद जिसे लोग लगभग छोड़ चुके हैं, और वह संकल्प जो अरसे से ढीला लस्त पस्त पड़ा हुआ है। कविता में जिंदगी की चीज़ें होने का कोई मतलब नहीं अगर उसमें ऐसी चीज़ें भी ना हों जो फिलवक्त हमारी ज़िंदगी में नहीं है। हमारे समय में मौजूद चीज़ों को नई पहचान देती है और खोई हुई चीज़ों को फिर से पा लेने की तड़प पैदा करती है कविता।
जो चीज़ें कभी हमारे पास नहीं रही, जिन्हें हमने देखा तक नहीं, उनको भी पा लेने और रच देने की एक दुर्निवार ललक दे कविता। उसे नहीं चाहिए कूपमंडूक आलोचकों से प्रमाण पत्र, उसे नहीं चाहिए कूपमंडूक आलोचकों से प्रमाण पत्र और प्रतिष्ठानों से प्रतिष्ठा। स्वयं सतत अपनी ही आलोचना होगी वह कविता, वह अपने समय की आलोचना होगी और आने वाले समय का एक मानचित्र।